प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पद वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पद वर्गीकरण क्या होता है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, विद्वानों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, पद वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रणाली होती हैं, उनके क्या क्या निर्देश होते हैं, इनके बारे में हम आज के व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। प्रशासन के जो कार्य होते हैं उनको सरलता और तार्किकता प्रदान करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं में बांट लिया जाता है, जिससे कार्यों को स्पष्टता और सरलता प्राप्त होती है। वर्गीकरण से तात्पर्य व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया या विचार को समान गुणों के आधार पर विभाजित और एकत्रित करने से, अर्थात वर्गीकरण में व्यक्तियों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, वस्तुओं का भी किया जा सकता है, प्रक्रियाओं और विचारों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण की प्रक्रिया में जब कर्मचारियों की योग्यताओं, उनके वेतन और दायित्व को आधार बनाया जाता है, तब यह पद वर्गीकरण कहलाता है। पद वर्गीकरण में कर्मचारियों के पदों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि एक जैसे दायित्व वाले, एक जैसी भर्ती योग्यताओं वाले, एक जैसे वेतनमान वाले पदों को एक प्रकार के वर्ग में वर्गीकृत कर दिया जाता है। इससे भर्ती और प्रशिक्षण संबंधी कार्यों में सरलता रहती है। साइमन ने कहा है, पद वर्गीकरण से तात्पर्य है कि एक संगठन में उन सभी पदों को भर्ती, वेतन या अन्य सेवी वर्ग विषयों के संबंध में, जैसे प्रशिक्षण और पदोन्नति के संबंध में, एक ही समूह में समूहीकृत करना, जो बहुत कुछ एक जैसे कार्यों एवं दायित्वों का निर्वाह करते हैं। अर्थात एक जैसे कार्य करने वाले या एक जैसे दायित्वों का निर्वाह करने वाले जो पद हैं, उनको भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण, पदोन्नति के आधार पर एक समूह में समूहीकृत कर लिया जाता है। W.B. ग्रेव्स ने जो परिभाषा दी है वो एक ज़्यादा प्रचलित परिभाषा दी है, ज़्यादा पॉपुलर परिभाषा है। उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक कठिनाइयों और दायित्वों के अनुसार कार्य को उत्तरोत्तर क्रम में व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। अर्थात कम कठिन कार्यों को एक तरफ, ज़्यादा कठिन कार्यों को एक तरफ वर्गीकृत कर दिया जाए, ज़्यादा जिम्मेदारी को एक तरफ और कम जिम्मेदारी को एक तरफ वर्गीकृत कर दी जाए और उनको एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो यह वर्गीकरण कहलाता है। स्टॉल ने कहा है कि कर्तव्यों के वर्गीकरण का उद्देश्य वेतन, प्रशासन, भर्ती प्रक्रिया, प्रवेश की योग्यताएं तथा परीक्षा कार्यक्रम की प्रकृति के संचालन में सहयोग देने से है। और जब वर्गीकरण कर दिया जाता है तो उससे वेतन संबंधी, भर्ती संबंधी, प्रवेश की योग्यता संबंधी प्रक्रियाएं आसानी से संचालित हो जाती हैं। पद वर्गीकरण की आवश्यकता या महत्व। कार्मिक प्रशासन में पद वर्गीकरण निम्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में आसानी हो जाती है। एक जैसे पदों के लिए एक बार में भर्ती कर ली जाती है, उनके लिए योग्यताओं का निर्धारण आसान हो जाता है, वेतन एवं भत्ते के निर्धारण में सहायता मिलती है, क्योंकि पदों के दायित्व एक समान हैं तो उनके लिए योग्यताओं का भी एक समान मांगी जाती हैं और वेतन भत्ते भी आसानी से एक समान निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्य और पदोन्नति प्रक्रिया में सहायता मिलती है, क्योंकि उन पदों पर जिनको भर्ती किया गया है उनको एक प्रकार के ही दायित्वों का निर्वाह करना है, समान प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करना है, तो उनको प्रशिक्षण भी समान प्रकार का दिया जा सकता है और उनके पदोन्नति के बाद के जो पद हैं वो भी आसानी से निर्धारित किए जाते हैं। पदोन्नति प्रक्रिया उनकी आसानी से निर्धारित की जा सकती है। कार्मिक नियोजन एवं बजट निर्माण में
सुविधा रहती है। पद वर्गीकरण के माध्यम से कर्मचारियों संबंधी जो विषय हैं, कार्मिक प्रशासन संबंधी जो विषय हैं, उनके संबंध में नियोजन करने में आसानी रहती है। भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति वगैरह उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, इनके सबके निर्धारण में, नियम बनाने में आसानी रहती है। कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना सरल बन जाता है, क्योंकि एक प्रकार के पद जो हैं, जो वर्गीकृत किए गए हैं, उनके दायित्व सबके समान रहते हैं। अब किस कर्मचारी ने ज़्यादा कार्य किया, किसने कम कार्य किया, किसने गुणवत्तापूर्ण कार्य किया, वो निर्धारण करना आसान हो जाता है। पर्यवेक्षण, नियंत्रण, निर्देशन व्यवस्था स्पष्ट होती है और समन्वय प्रक्रिया भी सार्थक होती है। पद वर्गीकरण के कारण उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना, नियंत्रण करना, उनको निर्देश देना, ये सारे कार्य स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पद एक वर्ग में रखे गए हैं, उनकी आवश्यकताएं लगभग एक जैसी होती हैं। उनके लिए प्रशिक्षक की व्यवस्था करना, उनके पर्यवेक्षक की व्यवस्था करना आसान रहता है और उनकी गतिविधियों में समन्वय भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। पद वर्गीकरण से संगठनात्मक कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और कार्मिक प्रशासन में पक्षपात और स्वेच्छाचारता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सेवाओं का एक स्वरूप स्पष्ट रहता है कि इस पद की जो सेवाएं हैं वो इस प्रकार की हैं और इतना निष्पादन तो इनको देना ही है। कौन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, किस प्रकार की इनकी योग्यताएं होगी, उस योग्यता से कम वाले व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जा सकता और निष्पादन के मानक भी तय होते हैं। अतः पक्षपात और स्वेच्छाचारता समाप्त हो जाती है। पद वर्गीकरण से हानि, जिस प्रकार पद वर्गीकरण की आवश्यकता या महत्व होती है या पद वर्गीकरण के कुछ लाभ होते हैं, तो पद वर्गीकरण से कुछ हानियाँ भी विद्वानों ने बताई हैं। सबसे पहले जो हानि बताई गई वो है कि भाई लोक प्रशासन में कार्मिकों का जब वर्गीकरण किया जाता है, पद वर्गीकरण किया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत होता है, क्योंकि पद वर्गीकरण में पदों को कर्तव्यों, दायित्वों, कठिनाइयों के आधार पर बड़े छोटे क्रमों में व्यवस्थित किया जाता है। तो इससे जो कार्मिकों में समानता, एकता की भावना होनी चाहिए, सद्भावना की भावना या अपनत्व होना चाहिए, उसको ठेस पहुंचती है। कार्मिकों में या संगठनों में छोटे बड़े की भावनाएं विकसित होती हैं, उससे संघर्षहीन भावना और कटुता जन्म लेती है। वर्गीकरण की कोई ये जो प्रणालियां हैं, इनमें मेधावी और कुशल कार्मिकों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस कारण व्यक्ति के जो व्यक्तिगत गुण हैं उनको पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता और जो होनहार और व्यक्तिगत विशेष, जिनमें व्यक्ति विशेष में कुछ विशेष गुण होते हैं, वैशेषिक गुणों वाले कर्मचारियों में कुंठा और निराशा जन्म ले जाती है, क्योंकि हर पद के भर्ती संबंधी नियम, योग्यता संबंधी नियम और पदोन्नति संबंधी नियम पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और ऐसे नियमों से कर्मचारियों में पहल करने की भावनाएं नहीं पनप सकती। मेधावी और कुशल कार्मिकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, जिससे वो कुंठा निराशा से घिर जाते हैं। पद वर्गीकरण की प्रक्रिया के चरण। पद वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले
ये देखा जाता है कि किन पदों का वर्गीकरण किया जाना है। जिन पदों का वर्गीकरण करना होता है उनको कर्तव्यों के आधार पर या उनकी जो विशिष्टताएं हैं उनके आधार पर उनको संकलित किया जाता है। एक जैसे कर्तव्य और एक जैसी विशिष्टता वाले पदों को एक जगह एकत्र करने की प्रक्रिया की जाती है। द्वितीय चरण में ये जो एकत्र किए गए पद हैं, क्या इनमें कोई समानता है? समानता वाले पदों को समानता के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये समानता योग्यता के आधार पर हो सकती है, कर्तव्यों के आधार पर, वेतन या कार्य की प्रकृति के आधार पर समानता हो सकती है। समानता के आधार सदैव सरल और औचित्यपूर्ण रखा जाता है। तृतीय चरण में वर्गीकृत पदों की जो श्रेणी है उसकी लिखित परिभाषा तथा व्याख्या की जाती है। आवश्यक मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। उन पदों की विशेषताएं, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव तथा कौशल ये सब वर्णित कर दिए जाते हैं, जिससे भर्ती, प्रशिक्षण, कुशलता, वेतनमान संबंधी जो कार्मिक क्रियाएं हैं उनका सफलतापूर्वक निर्धारण हो सके, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। फिर पदों के नाम निर्धारित किए जाते हैं। उनकी पदोन्नति श्रृंखला क्या होगी, अगले पद का नाम क्या होगा, पदों के वेतन क्या होंगे, ये भी स्पष्ट निर्धारित कर दिए जाते हैं। और अंतिम चरण में जो वर्गीकरण किया गया है सभी वर्गों में कार्यभार दे दिया जाता है और पदों की स्थापना कर दी जाती है कि भाई इस विभाग में ये जो पद है इसका ये कार्य होगा, इस पद का यह नाम होगा, इस पद के लिए यह योग्यता होगी, पदोन्नति के बाद इस पद का नाम ये हो जाएगा, फिर वेतनमान ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं। सरकारी कार्मिकों के वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम CCA रूल्स सरकार द्वारा बनाए गए हैं और समय समय पर इनको संशोधित किया जाता रहता है। पद वर्गीकरण की प्रणालियाँ, सिस्टम्स या मेथड्स। भाई पद वर्गीकरण के कितने तरीके हैं? सामान्यतः पद वर्गीकरण के 2 तरीके हैं। स्थिति वर्गीकरण अर्थात उनके रैंक के आधार पर, और कर्तव्य वर्गीकरण जो उसको ड्यूटी या पोजीशन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब हम स्थिति वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं कि स्थिति वर्गीकरण को दर्जा वर्गीकरण भी कहते हैं। दर्जा यानी किसी कर्मचारी का स्टेटस या रैंक उसकी। इस वर्गीकरण का आधार कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति या दर्जा होती है, ना कि पद संबंधी उसका दायित्व। अर्थात एक व्यक्ति जिसका दर्जा IAS का है वह IAS ही रहेगा, चाहे उसको स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित किया जाए, चाहे उसको आबकारी विभाग में पदस्थापित किया जाए, चाहे उसको सचिवालय में पदस्थापित किया जाए। उसके दायित्वों में तो परिवर्तन आता रहेगा, लेकिन उसकी व्यक्तिगत स्थिति जो IAS की है वो IAS ही रहेगी। इसलिए इसे दर्जा वर्गीकरण यानी स्थिति वर्गीकरण कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, लाओस इन देशों में यह प्रणाली प्रचलित है और इस प्रणाली में एक समान पद एक ही वर्ग में सम्मिलित नहीं होते। दूसरी प्रणाली है कर्तव्य वर्गीकरण, या इसको पद वर्गीकरण भी कहते हैं। जैसे पद वर्गीकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं
वो वास्तव में पद वर्गीकरण प्रणाली यह है। स्थिति वर्गीकरण पद वर्गीकरण की जो प्रकार है वो पद वर्गीकरण को पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करती। इस प्रणाली में कार्मिक की व्यक्तिगत स्थिति की अपेक्षा उसके दायित्वों को आधार बनाया जाता है। अर्थात व्यक्ति जिस प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करेगा उसी के आधार पर उसकी वर्गीकरण किया जाएगा। अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, ताइवान देशों में यह प्रचलित है। इस प्रणाली में मानना है कि पद जो होता है वो कुछ कर्तव्यों का समूह होता है। अगर कोई कर्तव्य है तभी तो पद का निर्धारण किया है। कर्तव्य अर्थात जो कर्मचारी द्वारा निर्वाहित होने वाली ड्यूटी है। इस प्रकार अगर पद के बारे में बात करें तो पद एक ईंट के समान है और वर्गीकरण एक दीवार के समान है। यानी जो वर्गीकरण है वो एक दीवार मानी जाए तो उसमें पद जो हैं वो ईंटों के समान फिक्स रहते हैं। एक समान पदों को एक ही वर्ग में रखा जाता है, यानी कि जो एक समान दायित्वों का निर्वाह करते हैं वो एक वर्ग में रखे जाएंगे और वो पद स्तर और प्रकार की दृष्टि से समान होंगे। प्रोफेसर स्टॉल ने भी कहा है कि पद कच्चा माल होता है। जैसे दीवार के लिए ईंट चाहिए, ऐसे कोई अगर सामान बनाना है, कोई निर्माण कार्य करना है तो उसके लिए जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पद कच्चा माल है और वर्गीकरण एक तैयार माल है। श्रेणी या वर्ग उसकी क्रियाशील इकाई है। और पद वर्गीकरण की ये जो प्रणाली है समान कार्य के समान वेतन सिद्धांत पर निर्वाह करती है। यानी कि जो एक समान कार्य करेंगे उनको वेतन भी एक समान मिलेंगे। लेकिन स्थिति वर्गीकरण में ऐसा नहीं होता। स्थिति वर्गीकरण में आईएएस के मैंने उदाहरण देके बताया था कि एक आईएएस जब वो स्वास्थ्य विभाग का निदेशक बनता है तो उसको आईएएस का ही वेतन मिलता है, और अगर स्वास्थ्य विभाग का निदेशक एक चिकित्सक बनता है तो उसको वही वेतन मिलेगा जो वो अपनी स्थिति के अनुसार प्राप्त कर रहा था। आईएएस को अधिक वेतन मिलेगा उसी पद पर। अगर उसी पद पर एक डॉक्टर को बिठाया जाए तो उसको कम वेतन मिलेगा। स्थिति वर्गीकरण की जो प्रणाली थी उसके अपने कुछ गुण दोष हैं। स्थिति वर्गीकरण संबंधित कार्मिक की समस्या एवं कार्य को समझने में आसानी करती है, आसान रहती है। कार्मिक की स्थिति पद के दायित्व में परिवर्तन आने पर भी अप्रभावित रहती है। जैसा कि बताया, उसका स्वयं की जो दर्जा है वही रहेगा, कार्यों में चाहे परिवर्तन आ जाए। लोक सेवा में कार्य करते रहने के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात स्थिति वर्गीकरण में कर्मचारी के दायित्वों में भले ही परिवर्तन आए लेकिन उसके वेतन में परिवर्तन नहीं आता है। अनेक जगह अनेक पदों पर उसको कार्य करने का मौका मिलता है, अर्थात उसको अनेक अवसर प्राप्त होते रहते हैं। कार्य संचालन में नवीनता बनी रहती है क्योंकि दायित्वों में परिवर्तन आता रहता है। सामान्यज्ञों को विशेषज्ञों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। सामान्यज्ञ अर्थात जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, जो कि किसी विशेष पृष्ठभूमि से नहीं होते, उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। उनको जिस विभाग में भी भेजा जाएगा या तो उनको उस विभाग का मुखिया बनाया जाएगा या फिर उनको सचिवालय में भेजा जाएगा।
लेकिन उनको विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, इनके अधीनस्थ नहीं भेजा जाता है। विशेषज्ञों के ऊपर ही सामान्यज्ञों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। योग्य, श्रेष्ठ एवं उपयुक्त व्यक्ति इसमें आकर्षित होते हैं। ये इस प्रणाली के गुण हैं। लेकिन हर प्रणाली के कुछ न कुछ दोष होते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। आपको बताया कि भाई चिकित्सा विभाग का डायरेक्टर अगर डॉक्टर हो तो उसको कम वेतन मिलेगा, और अगर आईएएस उसका डायरेक्टर है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलेगा, क्योंकि वेतन कर्मचारी के स्वयं की स्थिति के आधार पर मिलेगा, पद संबंधी दायित्वों के आधार पर नहीं मिलता। विशिष्ट पद को धारण करने के लिए योग्यता संबंधी दावों की उपेक्षा करती है कि भाई जो विशिष्ट पद हैं, तकनीकी विभागों के पद हैं, उनको धारण करने के लिए तकनीकी पृष्ठभूमि का ही आदमी होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे विभागों में भी आईएएस को पोस्टिंग दे दी जाती है। किसी पद विशेष की अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण नहीं करती कि भाई जो पद है उसके लिए क्या दायित्व होंगे, क्या उसकी योग्यताएं होंगी, कई बार इनका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति के लिए वैज्ञानिक मापदंडों के निर्धारण में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर विभागों के जो प्रबंधकीय संबंधी जो पद हैं उनके लिए भर्ती के वैज्ञानिक मापदंडों का निर्धारण इस पद्धति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार उन विभागों के उच्च पद भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भर दिए जाते हैं। विशेषज्ञ पदों के लिए ये प्रणाली अनुपयुक्त रहती है। अब कर्तव्य वर्गीकरण, इस प्रणाली के भी अपने कुछ गुण दोष हैं। गुण है, प्रत्येक कार्मिक को अपने व्यक्तिगत दायित्वों का स्पष्ट बोध हो जाता है। इसमें स्पष्ट रहता है कि उसे क्या कार्य करने हैं, क्योंकि इसका नाम ही कर्तव्य वर्गीकरण है। कर्तव्यों के आधार पर पदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रणाली में वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता पर बल दिया जाता है। विशिष्ट पदों के लिए विशेष योग्यता का निर्धारण आसान हो जाता है कि भाई जो पद है उसके लिए किस योग्यता के व्यक्ति भर्ती किए जाएं, क्योंकि कर्तव्य संबंधी अपेक्षाओं का पहले से पता रहता है। कार्मिकों के कार्य निष्पादन का निष्पक्ष मूल्यांकन भी संभव होता है। यह प्रणाली समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर चलती है। खुली भर्ती प्रक्रिया होती है, अर्थात भर्ती खुले क्षेत्र से की जाती है, सरल आधार पर की जाती है। नियुक्ति और स्थानांतरण का जो आधार होता है वो कर्मचारी का कार्य निष्पादन होता है। अच्छे कार्य करने वालों को कहाँ भेजना है, कम कार्य निष्पादन वालों को कहाँ भेजना है, किसको कितना प्रशिक्षण देना है, इस प्रणाली से आसानी से जाना जा सकता है। एक समान कार्यात्मक शब्दावली का विकास संभव हो जाता है, अर्थात एक वर्ग में जो पद हैं वो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, तो वहाँ एक शब्दों की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, शब्दों की जो तकनीकी शब्दावली है वो विकसित हो जाती है। इस प्रणाली के दोष हैं कि विकासशील देशों के लिए ये अनुपयुक्त है, क्योंकि विकासशील देशों में कार्मिक के दायित्व शीघ्रता से परिवर्तित होते हैं। ये देश परिवर्तन की स्थिति से गुजर रहे हैं। विकास संबंधी अपेक्षाएं यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। योजनाएं जो होती हैं उनमें भी परिवर्तन शीघ्रता से होते हैं। तो इस प्रकार कार्मिकों के दायित्व परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त रहती है। दूसरे है कि कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण होने के बाद भी मूल्यांकन कार्य संदेहास्पद बना रहता है, क्योंकि कार्मिक के कर्तव्यों का तो निर्धारण हो गया, क्योंकि पद वर्गीकरण कर्तव्य के आधार पर ही हुआ है, लेकिन जो कार्मिक के कार्यों का निष्पादन है, मूल्यांकन निष्पादन,
कि भाई उस जो कारकुन ने जो कार्य किया है उसका मूल्यांकन किया जाए। ज़रूरी नहीं वो निष्पादन सही तरीके से किया जाए, वो संदेहास्पद बना रहता है। कर्तव्य वर्गीकरण में कुछ विशिष्ट तकनीकी योग्यताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो पद हैं उनको कर्तव्यों के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया है तो उन पदों के लिए विशिष्ट तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। कर्तव्य आधारित वर्गीकरण अर्थात एक प्रक्रिया आधारित वर्गीकरण है, तो तकनीकी योग्यता की आवश्यकता स्वतः वांछित हो जाती है। सामान्यज्ञों के द्वारा पसंद नहीं की जाती, क्योंकि वो स्थिति वर्गीकरण को पसंद करते हैं जिससे उनकी स्थिति या दर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आए। परंपरागत व्यवस्थाओं में या विकासशील देशों में ये क्रियान्वित नहीं हो पाती। इसका अध्ययन बिंदु संख्या 1 में कर चुके हैं, 2 में। इस पद्धति में समय अनुकूल परिवर्तन करते रहना पड़ता है, जो दुष्कर एवं खर्चीला कार्य है, क्योंकि कार्मिक के दायित्व जहाँ शीघ्रता से परिवर्तित हो रहे हों और वहाँ पर इस प्रणाली को अपना लिया गया हो, तो वहाँ पर समय अनुकूल परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है। और परिवर्तन एक खर्चीला कार्य होता है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण। भारत में जैसा हमने देखा कि 2 प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, स्थिति वर्गीकरण और कर्तव्य वर्गीकरण। तो भारत में कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हमने पढ़ा था भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इनमें कर्तव्य के इस कर्मचारी की निजी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। पद संबंधी दायित्वों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाता। और इस प्रणाली में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को पालन नहीं किया जाता। स्थिति वर्गीकरण प्रणाली में सामान्यज्ञों अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य से प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का वर्चस्व बना रहता है और विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के वेतन में भेदभाव पाया जाता है। विशेषज्ञों के वेतनमान सामान्यज्ञों से कम होते हैं। भारत में अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो लोक सेवाओं को का जो वर्गीकरण है उनको लोक सेवा पहले सर्विस, फिर क्लास और ग्रेड में विभक्त किया गया है। अर्थात भारत में केंद्रीय स्तर पर लोक सेवाएं सेवा, श्रेणी और स्तर में बांटी जाती हैं। सेवा का मतलब सर्विस से किसी एक क्षेत्र या एक विभाग के अधीन जो कार्य किए जाते हैं वो एक सेवा होती है, जबकि श्रेणी में किसी एक सेवा के कुछ उपभाग होते हैं और ग्रेड या स्तर ये वेतनमानों की उच्च निम्न स्थिति को दर्शाता है। भारत में लोक सेवकों की 4 प्रकार की श्रेणियां हैं। इसे ध्यान से समझें। ऊपर वाले बिंदु में समझाया गया है कि लोक सेवाओं को सेवा, श्रेणी और स्तर में बांटा गया है और कर्मचारियों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। का श्रेणी में वे कर्मचारी होते हैं जो नीति बनाते हैं और प्रशासनिक पदों पर बैठे होते हैं। खा श्रेणी में मध्यम वर्गीय प्रशासक होते हैं, हालांकि ये अधिकारी वर्ग के ही होते हैं। गा श्रेणी में लिपिक, टंकणकर्ता तथा शीघ्र लिपिक यानी कि मंत्रालय के स्टाफ सम्मिलित होता है और घा श्रेणी में चपरासी, चौकीदार तथा दफ्तरी सम्मिलित होते हैं। इन्हें सहायक कर्मचारी भी कहा जाता है। का और खा श्रेणी के जो कार्मिक होते हैं वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। इन श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति
पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की स्थिति में इनके नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होते हैं। भारत सरकार का पहला गजट अर्थात राजपत्र 18 जनवरी 1864 को प्रकाशित हुआ था। खा वर्ग के कुछ पद अराजपत्रित भी होते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि का और खा वर्ग के कार्मिक राजपत्रित होते हैं, लेकिन खा वर्ग में कुछ पद होते हैं वो अराजपत्रित होते हैं, जिनकी नियुक्ति पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के समय उनके नाम राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो पाते, वो अराजपत्रित हो जाते हैं, और जिनके प्रकाशित हो जाते हैं वो राजपत्रित हो जाते हैं। गा और घा श्रेणी के जो पद हैं वो भी अराजपत्रित श्रेणी के होते हैं। राजपत्रित अर्थात गजेटेड, जिनका गजट नोटिफिकेशन जारी होता है वो गजेटेड, जिनका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होता वो नॉन गजेटेड। यह एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि भारत में लोक सेवाओं को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और कुछ विशिष्ट सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं जो हमने पढ़ा उनको सेवा श्रेणी और स्तर में बांटा गया है। श्रेणियों को श्रेणी का, श्रेणी खा, श्रेणी गा और श्रेणी घा में बांटा गया है, और जो ग्रेड्स होते हैं वो वेतनमान के अनुसार निर्धारित होते हैं। ये चीज़ें एक चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाई गई हैं। पद वर्गीकरण में आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं। इसके शेष पार्ट का अध्ययन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।